बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो विरासत भी संभाल रहे हैं और नई राह भी बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की राजनीतिक धरोहर और हम पार्टी की कमान संभालते हुए जनता की उम्मीदों और कसौटी पर खरे उतरने का संकल्प लिए। आज जब वादे नहीं इरादे की बात हो रही है तो जनता का सवाल और इरादों की सच्चाई इनसे बेहतर कौन रख सकता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के मंच पर श्री संतोष सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम का। तो बहुत स्वागत है संतोष सुमन जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद सर, हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। लेकिन शुरुआत हम इससे करना चाहते हैं कि जब संतोष सुमन की बात होती है तो बात होती है जीतन राम मांझी के बेटे। तेजस्वी यादव की बात होती है तो बात होती है लालू यादव के बेटे। चिराग पासवान की बात होती है तो बात होती है रामविलास पासवान के बेटे। और आजकल निशांत कुमार की बात हो रही है तो बात हो रही है नीतीश कुमार के बेटे। क्या बेटों की राजनीति और बेटों की प्रमुखता ही बिहार की पहचान है, बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों की? इसके इतर कुछ नहीं है। यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, राजनीति को अगर आप किस तरीके से लेते हैं, अगर समाज सेवा के रूप में लेते हैं और विरासत के रूप में लेते हैं तो दो अलग बातें हैं जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जीतन राम मांझी जी का बेटा हूँ। जीतन राम मांझी जी वो बरगद के विशाल वृक्ष हैं जिनके नीचे सबको छाया मिलती है, और मुझे भी ये मौका मिला कि मैं उनके पुत्र के रूप में हूँ, तो बढ़ेगा रहेगा ही और वो कभी हटेगा नहीं जी। और जब हम उस परिवार में जन्मे, पढ़े और बढ़े, और जिस तरह से संघर्ष उनका मैंने देखा, बचपन से फील किया, उनके बाद बात होती थी तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हमें। वो संघर्ष की जो गाथा थी उनकी, वो संघर्ष की बात सुन कर रोंगटे खड़ा हो जाता। तो मेरे मन में भी, एक बालक के मन में उस समय एक ऐसा विचार आया कि मुझे भी राजनीति करनी है। और मैं कहीं भी रहा तो राजनीति का एक कीड़ा जिसको कहते हैं वो मेरे मन में था, और अनायास मेरे मन में धीरे धीरे वो पैशन के रूप में आ गया और मैं इस फील्ड में आया। मैं आया तो शुरुआती दौर में मैं अपना शुरुआती कहीं दूसरे जगह से किया था। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी से किया जी। और एक ऐसा मौका आया, ऐसा घटनाक्रम हुआ कि मुझे आना पड़ा। तो आप इसको उस तरीके से भी ले सकते हैं और इस तरह से विरासत की बात कर सकते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी का नाम है, रहेगा, और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और उनसे कुछ सीखने का भी। चलिए, आपने कहा कि बरगद के पेड़ हैं जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी ने पार्टी की स्थापना की, हम पार्टी की, और किन परिस्थितियों में इस पार्टी की स्थापना हुई थी आप बेहतर जानते हैं। और जब 2020 में चुनाव हो रहा था, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 के मुहाने पर हम खड़े हैं, तब जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी को 7 सीटें मिली विधानसभा का चुनाव लड़ने को। अब हम 2025 की बात करते हैं। कमान है संतोष सुमन के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं। 7 से अधिक जा रहे हैं, 7 पर ही टिके हैं। कुछ विस्तार हो रहा है, मगध और सिकंदरा छोड़कर कहीं और भी इधर उधर देख रहे हैं कि बस यहीं? देखिए, जब कोई चीज की शुरुआत होती है, कोई व्यक्ति जब अपना कदम आगे बढ़ाता है जी, और जब रफ्तार पकड़ता है तो सवाल उठते हैं। उसी तरह से सवाल आपने किया है, अच्छी बात है। हम पार्टी, जैसा कि आपने बोला है कि किन घटनाक्रम के अंदर उत्पन्न हुई है, कोई प्री प्लान नहीं था। बिल्कुल ऐसी घटना बिहार के राजनीति में हुआ और हमारे नेता संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा, और उस समय बिहार के कई एक बड़े नेता, बड़े चेहरे ने मिल करके पार्टी का नाम दिया था और हम लोग लगातार संघर्ष किए उस समय से। पहले हमारी पार्टी का नाम जीतन राम मांझी जी की पार्टी से जाना जाता था। हम पार्टी, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेकुलर लोगों को जुबान पर नहीं था, लोग बोल नहीं पाते थे जीतन राम मांझी जी की पार्टी है। हम एक लंबा सफर तय किए और आज हम पार्टी की पहचान पार्टी के रूप में है और पूरे देश में है। जीतन राम मांझी जी का तो नाम है ही, लेकिन पार्टी का पूरे देश में पहचान है। इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी की जड़ें मजबूत हुई है
उसमें सबका योगदान है। जीतन राम मांझी जी तो हमारे संरक्षक हैं, उनका योगदान, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन रहेगा ही, लेकिन हमारे साथी जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबने पूरी कोशिश की है। और हम बिहार के अब कोने कोने में, गली चौराहे, चौक चौराहा से लेकर के उन पगडंडियों पर, दलित टोला में भी अब हम पार्टी को जानने लगा है। जहां तक पिछले चुनाव की बात है कि 7 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था और हम 4 सीट पर चुनाव जीते हैं, और हमने कोशिश की है कि गरीब लोगों को टिकट देने की बात हुई थी। और आगे की जो बात आप कह रहे हैं, देखिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछेंगे तो हर राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह सोच होती है, पार्टी आत्मा होती है, माँ के समान होती है, और हम लोग की भी कोशिश है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, हम भी बिहार में स्थापित हों। तो इच्छा तो निश्चित तौर पर है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन गठबंधन धर्म की कुछ मजबूरियां होती है, और गठबंधन धर्म में हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसका अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, आधिकारिक कोई वार्ता नहीं हुई है, और जब तक वार्ता नहीं होगी तो हम कोई स्पष्ट बात नहीं कहेंगे। लेकिन इतनी बात इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े और उसके कार्यकर्ता जीत के आए, ताकि हम पार्टी एक एस्टैब्लिश पार्टी बिहार में हो, और जो हमने विचारधारा, जो आवाज लेके गरीबों की चले हैं, वो आवाज बहुत दूर तक जाए और पूरे बुलंदी के साथ जाए, ताकि उस समाज को फायदा हो सके। 7 से अधिक आप लड़ेंगे, 7 से अधिक 8 भी होता है, 9 भी होता है, और 10 से डबल डिजिट शुरू हो जाता है। 2020 मुझे याद है कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, पार्टियों का बंटवारा हो रहा था जेडीयू और बीजेपी के बीच में, तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खाते में थे और मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के खाते में थे। तो मुकेश सहनी तो अब है नहीं। तो अब यह खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार किसी को अपने खाते में रखने को तैयार नहीं है, और जो बातें होनी है वह बीजेपी बातें करेंगी, चाहे हम पार्टी का सवाल हो, चाहे आरएलएम का सवाल हो, चाहे एलजेपीआर का सवाल हो। तो आपकी बातें या आप अपनी जो विश लिस्ट है वह बीजेपी के समक्ष रख रहे हैं या नीतीश कुमार के समक्ष रख रहे हैं? हम तो जानते हैं कि हम लोग एनडीए के साथी हैं, एनडीए के साथ हैं, और एक साथ एनडीए, सब मिलकर एनडीए है, किसी के खाते में भी नहीं है। और जहां तक बात है, देखिए, कोई भी गठबंधन का एक बड़ा भाई, छोटा भाई होते हैं, तो एक लीड रोल होता है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय गठबंधन में लीड रोल है, नेशनल परिप्रेक्ष्य में कहें तो, और उस हिसाब से वो सबसे वार्ता कर रहे हैं, वो जनता दल यूनाइटेड से भी वार्ता कर रहे हैं, हम लोग से भी। इसलिए हम किसी के खाचे में नहीं है, हम सब मिल के, सबके सहयोग से, और सबकी सीमाएं हैं और सब अपनी अपनी लिमिटेशंस जानते हैं, और सब ये जानते हैं कि भाई वो पार्टियां उतने सीटों पर पिछली बार लड़ी है, इतनी सीट जीती हैं, तो निश्चित तौर पर, स्वाभाविक तौर पर उनको ज्यादा सीट लड़ना है। तो ये सब सोच के सम्मानजनक तरीके से सब मिलकर के आपसी बंटवारा करेंगे। कोई इस बार किसी के खाचे में नहीं है, कोई किसी का नहीं है कि हम बीजेपी के खाते में है। हम लोग सब जीवंत हैं, और जब जीवंत व्यक्ति होता है ना, किसी के खाचे, किसी के पॉकेट में नहीं रहता है, वो अपनी विचारधारा इंडिपेंडेंट। और हम लोग एनडीए के साथी के तौर पर एनडीए के सभी साथी के साथ बैठ के बातें करेंगे, और निश्चित तौर पर हम भी अपना सीट शेयर करेंगे। हमें कौन चाहिए, वो सीट शेयरिंग जनता दल यूनाइटेड के पास भी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। इसलिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, हम सब मिल करके आपस में सहयोग के साथ, सम्मान के साथ सीट का बंटवारा। अच्छा, अभी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा की है, अब इसमें वो साफ साफ कर रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का वोट कट रहा है। आपकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा राजनीति करती है, पार्टी है आपकी, आप भी गरीब गुरबों का वोट लेते हैं, तो आपका ध्यान नहीं गया? आप लोग, वो तो बोल रहे हैं कितने बिहार सरकार में मंत्री हैं, एक शब्द कोई नहीं कह रहा है कि हाँ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, आप भी नहीं कर रहे, चुप हैं। अब राहुल जी, तेजस्वी जी भी, राहुल जी कहाँ से आए हैं और एकाएक नींद से जागे? जब चुनाव आया तो तेजस्वी जी भी और राहुल जी भी, आप तो देखे होंगे, जब चुनाव खत्म होता है तो ये 2 व्यक्ति देश में ही नहीं दिखते हैं, देश के बाहर दिखते हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो यात्रा पर निकल गए, बनावटी यात्रा जिसको कहते हैं, जो सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होने वाले व्यक्ति, जिनकी विचारधारा कुछ नहीं है, जो प्रिविलेज मिला है कि आपने जन्म लिया उस घर में और आपको वो पद मिल ही जाना है। तो हम समझते हैं कि ऐसे लोग गरीब की बात करते हैं तो हंसी भी आती है। गरीब का मतलब क्या होता है उनको पता नहीं है।
मतलब लालू यादव के परिवार को गरीब का मतलब पता नहीं है? निश्चित तौर पर। अच्छा। हम लालू जी को बोल सकते हैं, लालू जी ने संघर्ष किया है, लालू जी के संघर्ष को मैं मानता हूं, उनको सम्मान करता हूं। लालू जी का जो संघर्ष है, कभी तेजस्वी जी का संघर्ष नहीं होता। तेजस्वी जी का संघर्ष का क्या मतलब है? आते ही आप डिप्टी सीएम बन गए, कभी चुनाव नहीं लड़े। संतोष मांझी तो एक बार चुनाव भी लड़ा, कुटुंबा से चुनाव हारे भी। संतोष मांझी तो भारतीय जनता पार्टी के 12 साल का सदस्य रहा। हम तो एबीवीपी के सदस्य रहे, हमने तो टिकट के लिए वहां भी दौड़ लगाई। तो संघर्ष कहां देखा? तो हम समझते हैं कि जो व्यक्ति गांव के उस मुसर टोली में, उस तलहट्टी में नहीं जाकर के उनके साथ खाना नहीं खाया, खाली कैमरे के सामने दिखावा करने अभी से गए तो थे, गया की ओर गए थे। कैमरे के सामने खड़े होने से आपको हम बताते हैं, आलोक जी, चुनाव खत्म होने दीजिए। जिस गया कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वहां अगर दोबारा इन लोग चले जाएं तो हम आपको मान जाएंगे। वहां संतोष मांझी ही जाएगा, वहां दूसरा कोई तब तो जो बात आप तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, ठीक यही बात आप चिराग पासवान के लिए भी कहेंगे? अब देखिए, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता क्यों? जब आप तेजस्वी यादव पर बोल रहे हैं तो चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर पर भी बोलिए ना। मैं सवाल पूछने वाला हूं कि वो तो हेलीकॉप्टर से सदस्यता ग्रहण कराने जाते हैं। आपके पास इतना पैसा हो गया है कि हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करेंगे? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों की तुलना कर दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी उस समाज से आते हैं जी, और बहुत ही संघर्ष कर करके उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, लालू यादव की तरह एक मुकाम हासिल किया। जीतन राम मांझी जी भी उसी संघर्ष का एक हिस्सा हैं। और निश्चित तौर पर रामविलास जी के फायदा, उनके काम का फायदा इनको चिराग जी को मिला है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और लेकिन आज चिराग जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शुरुआती दौर में उनको पिताजी का फायदा मिला और वो पार्टी में नहीं थे। मैं तो दूसरी पार्टी में संघर्ष किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन आज चिराग जी मेहनत कर रहे हैं, हम समझते हैं उनका मेहनत रंग भी ला रहा है। इमामगंज में देखा था आपने मेहनत? अब देखिए, इमामगंज को आप किसी चीज से रिलेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप बुला रहे थे ना, नहीं गए थे ना? आपकी धर्मपत्नी ही चुनाव मैदान में थी। उनकी कोई मजबूरियां होगी, उनकी व्यस्तता होगी। अच्छा। हम एमपी चुनाव की अगर बात करें तो चिराग जी और हम दोनों मिलकर गया के लोकसभा में भी 3-4 जगह हमने कार्यक्रम किया। हम लोग भी हाजीपुर गए, जहां जहां वो लड़ रहे थे, जमुई की बात हो, खगड़िया की बात हो, हम लोग साथ में हेलीकॉप्टर से भी हम लोग प्रचार किए हैं। इमामगंज में ऐसा कोई बात नहीं कि उनका कोई इंटेंशन था कि वो नहीं आएंगे। उनसे मेरी वार्ता हुई, बोले कि हम व्यस्त हैं, और मुझे भी लगा कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इमामगंज में मजबूत हैं, वो नहीं भी आएंगे तो चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम लोग बहुत आसानी से चुनाव जीते हैं। तो विधानसभा चुनाव में अभी व्यस्त हो जाएंगे जहां एलजेपीआर के प्रत्याशी होंगे? नहीं, गठबंधन का धर्म है और हमको हर जगह जाना है। निश्चित तौर पर वो हमारे सीट पर भी आएंगे, हम उनके सीट पर आएंगे। तो सहयोग और कोऑर्डिनेशन का मामला, इसमें व्यस्तता तो इसीलिए व्यस्तता होगी कि हमको हर जगह जाना है। लेकिन एक सवाल तो यह है ना कि बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चिराग पासवान भी तो आपकी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लहू लुहान बिहार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं इस गठबंधन में हूं जहां मुझे कहने में कि भाई मैं इस गठबंधन, सच कहना अगर बगावत है तो समझो मैं बागी हूं। चिराग पासवान तो आईना दिखा रहे हैं। देखिए, उनका व्यक्तिगत राय है, और जहां तक मेरी राय है, मैंने स्पष्ट तौर पर खुले मंच पर भी कहा है कि जब हम किसी गठबंधन में हैं, अगर हम सरकार में हैं, चाहे वो डायरेक्ट रूप में हो चाहे इनडायरेक्ट रूप में हो, तो हमारी जवाबदेही है। अगर बिहार में कोई घटना घटित होती है तो हम लोग उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। वो चिराग पासवान जी पर लागू होता है और मेरे ऊपर भी लागू होता है। मैंने स्पष्ट कहा कि अगर बिहार में ऐसी कोई घटना घट रही है, चाहे जिस घटना से आपके अंदर कुछ पीड़ा है, तो वो पीड़ा आप हरने वाले हो, पीड़ा को सॉल्व करने वाले हैं, और सही सक्षम जगह पर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री हैं, चाहे आला पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, वरीय पदाधिकारी, उनके पास जो इसको एड्रेस कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहिए। निश्चित तौर पर खुले मंच पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी वो व्यक्तिगत राय है, उसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा। इससे हानि होगी कि नहीं आपके गठबंधन को? इससे हानि होगी? गठबंधन धर्म में निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। बाद में उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, और बाद में वो आकर के बोले भी कि नहीं, ऐसी कोई बातें थी जिसको मैंने एक्सप्रेस किया, लेकिन अभी सब चीज ठीक है। और आज आप देखेंगे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो बीच में थोड़ी सी नजर आ रही थी, अब एकदम शांति है, अब थोड़ी बहुत छिटपुट है। हम समझते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है, हमारे पदाधिकारी सक्षम है, और हम लोग सक्षम है इस तरह के चीजों से सामना करने के लिए इसको एड्रेस करने। आपकी क्या मजबूरी हो गई थी उस वक्त जब आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, आपने तो इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए, वो कहानी नहीं, बता दीजिए ना। बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी क्या है? अभी तो 2 साल पुरानी है।
तेजस्वी यादव से दिक्कत था, गठबंधन से दिक्कत था, या नीतीश कुमार से दिक्कत था? किसी से कुछ दिक्कत तो नहीं क्या था। बात हो गई? कभी कभी मूल्यों की राजनीति होती है, विचारधारा पर कहीं कुछ बातें, ऐसी बातें आती है, गठबंधन हो चाहे किसी के साथ, आपसे तालमेल भी कभी कभी गड़बड़ाता है। तो जब सबसे बेहतर तरीका रहता है कि जब आपको ऐसा लगे कि मेरा तालमेल गड़बड़ा रहा है, चाहे आप किसी मित्र के साथ हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, तो स्वेच्छा से हट जाना ही कुछ समय के लिए अच्छा होता है। और मैंने भी यही कहा, मैं भी यही समझा कि माननीय नीतीश कुमार जी, जिनको हम लोग निश्चित तौर पर आदर्श मानते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें, चाहे हमारे पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तिगत तौर पर भी कहें, बिहार के लिए जितना काम किया, और उनसे हम समझते हैं कि 20 सालों से जो व्यक्ति बिहार में काम कर रहे हैं, शांति बहाल किए, विकास की एक नई गाथा लिख दिए, और जिस तरह से जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने काम किया, हो सकता है कि हमारे बीच, हमारे पार्टी के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई और लगा कि कुछ रिश्तों में खटास आएगा, तो मैं स्वेच्छा से वहां से क्विट करना ही अच्छा समझा। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की हम तुलना कर रहे हैं आज के दिन में, दोनों आपने कहा संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, ये भी संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है बेहतर आपके मन में? तेजस्वी और चिराग, तेजस्वी और बड़ा चिराग। सवाल है आपके लिए। देखिए, कोई कंपटीशन नहीं है, अब जनता पर छोड़ दीजिए इसको। चलिए हम आपसे और आसान पूछ लेते हैं, संतोष मान जी भी उसमें आ सकते हैं। दोनों में से आपको अगर कि दोनों में से किसी एक के साथ डिनर करना है, तो किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे? दोनों भाई हैं, दोनों के साथ एक पसंद करेंगे। दोनों किसी एक के साथ नहीं है? किन्हीं से कोई व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी जी भी हमारे भाई हैं, और तेजस्वी जी भाई हैं। चिराग जी भी हैं, और हम लोग इस दौर में राजनीति कर रहे हैं, अभी लंबा जाना है हम लोग को। व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा सही रहना चाहिए, और वैचारिक बातें हैं, वैचारिक बातें में मतभिन्नता होती है, वो तो चलेगा, हमारी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन हम समझते हैं कि जनता जिनको पसंद करेगी, अपने अपने तरीके से वो जनता को एड्रेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जनता जिनको आशीर्वाद देगी, वो उनके ऊपर सिरमौर चढ़ेगा, वो आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बार नीतीश कुमार कहाँ देख रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी को हम सबने कहा है, एनडीए के उन नेता, सर्वमान्य नेता हैं, और हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे गठबंधन के मुखिया हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। आपका चेहरा और नाम याद रहता है नीतीश कुमार जी को? एकदम रहता है। हम लोग एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह आशीर्वाद हमेशा मिलता है, और एकदम पुत्रवत तरीके से वो हमसे। लेकिन आपको लगता नहीं कि नीतीश कुमार जी का इकबाल कमजोर हुआ है? यदि इकबाल कमजोर नहीं हुआ होता तो नीतीश कुमार की कैबिनेट में 2 मंत्रियों में, एक मंत्री और एक डिप्टी सीएम में भिड़ंत हो जाती है, और नीतीश कुमार की कैबिनेट, यह तो इकबाल की कमजोरी है ना, कि कहां से कहां लड़ाई पहुंच रही है, कि नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए कि किसी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो कैबिनेट में हुआ ही नहीं। अच्छा, मैं भी उस कैबिनेट में था, मैंने तो नहीं देखा। ये बजट नहीं हुई है? अब हुई होगी, मैं सुना, मैं उस कैबिनेट में था, मैं कैबिनेट में तो नहीं देखा। मैं नीचे भी आया, मुझे बाद में इधर उधर से बातें चुली कि कुछ ऐसी बातें हुई, लेकिन कैबिनेट में बात नहीं हुई है। कैबिनेट में अगर होती तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम समझते हैं कि गठबंधन के कोई भी माननीय मंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का सब सम्मान करते हैं, और कैबिनेट में कोई इधर उधर की बातें नहीं होती है। कैबिनेट में बिहार के विकास और जनता के कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर वार्ता होती है। कैबिनेट में इस तरह की कोई झड़प नहीं हुई। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये खुले मन से आजकल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, सिस्टम कोई और चला रहा है, सरकार कोई और चला रहा है पर्दे के पीछे से। जब किसी व्यक्ति के संघर्ष की क्षमता कुंद पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जब कोई उनके पास कोई बात नहीं रहती है कहने के लिए, तो हम किसी को व्यक्तिगत रूप में अटैक करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर वो व्यक्तिगत रूप में अटैक कर रहे हैं, उनके बारे में तरह तरह की बात कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी उनके साथ थे तो बहुत अच्छे थे। अब वही बात हो गया ना कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। मुख्यमंत्री का सपना बेचारे रात में देख रहे थे, सुबह उठे तो देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी हैं ही नहीं उनके पास, तो बेचारे करेंगे तो क्या करेंगे। अब अनाप शनाप तो बोलेंगे नहीं। अभी कांग्रेस के मंच पर देखे ना कैसे बौखलाए हुए उनके कार्यकर्ता, क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माता श्री के बारे में बोलिए। तो इस तरह की राजनीति से आप बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, निंदनीय, निश्चित तौर पर निंदनीय है। इस तरह की भाषा अगर कोई भी प्रयोग, निंदनीय है, कोई भी प्रयोग किया, अगर मेरा कोई कार्यकर्ता कहीं दूर भी बोलता है इस तरह, तो मैं सामने आके माफी मांगता उसके तरफ से। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आपने देखा था जमुई में ही तेजस्वी यादव जी की सभा में रामविलास पासवान जी की, अब
हाँ, गति थी। चिराग पासवान की माता को लेकर हाँ, चिराग पासवान यही तो बात है कि उन लोग में ये कल्चर ही नहीं पता। उनके कार्यकर्ता इतने उग्र हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग और इस तरह का बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं कि जो हमारी जो पिछड़े समाज के लोग हैं ना, पिछड़ा जिसको कहते हैं, दलित कहते हैं, उनसे तो डर जाते हैं। और तेजस्वी जी कहते हैं हम A to Z हैं। अरे A to Z कैसे हैं? पहले उस कार्यकर्ता लठैत को तो समझाइए कि लाठी नहीं भांजो भाई, उनके ऊपर में मारपीट नहीं करो, कैसे उनके पास आएगा? तो ये समझना होगा तेजस्वी जी को। कितना फर्क मानते हैं नीतीश कुमार और लालू? आप दोनों को अभिभावक ही मानते होंगे दोनों को? निश्चित तौर पर देखिए, लालू यादव नीतीश कुमार में कितना फर्क, क्या फर्क? लालू यादव और नीतीश कुमार जी दोनों गरीब के नेता हैं। दोनों नेता हैं। लालू जी ने अपने जीवन में संघर्ष किया और शुरुआती समय में उन्होंने गरीबों की आवाज बनने का काम किया, लेकिन कालांतर में जब उन्हें सत्ता मिली तो सत्ता से कुछ उनके उग्र साथी, उनके कुछ ऐसे साथी, वो भटकाव हुआ, वो भ्रष्टाचार के तरफ चला गया। और वो जिन मुद्दों को लेकर लालू जी आगे बढ़े थे, जिस संघर्ष को लेकर के, उस संघर्ष से कहीं दिग्भ्रमित हो गए और उन्हीं जनता को ऊपर माने अत्याचार होने लगा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी वो भी संघर्ष से आए हैं, वो भी गरीब के नेता हैं। जब उनको मौका मिला तो उस जंगल राज को सुधारने का काम, बिहार को सुधारने का काम, बिहार के जो गलत तरह की भ्रांतियां थी, हम लोग जब बाहर जाते थे तो लोग बोलते थे बिहारी बोलते थे, चाहे हम लोग की डिग्री के बारे में पूछते थे कि कितने में खरीदे हो, हम लोग वो चीज को भी देखे हैं। उस बिहार का जो अभिशाप था वो वरदान साबित हुए नीतीश कुमार, और हर तरीके से अगर बोलेंगे तो घंटों होगा। नहीं, ठीक है। अच्छा, आज की तारीख में बिहार की राजनीति में एक नए खिलाड़ी हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। कितना खतरा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में कोई बोलना नहीं चाहते हैं। जिसके बारे में, जो प्रशांत किशोर के बारे में बोलते हैं, उन्हें प्रशांत किशोर चोटिल कर देते हैं। कोई मूर्छित हो जाता है, कोई गिर जाता है, कोई दुर्ग जाता है। संतोष सुमन कुछ बोलने का हिम्मत करेंगे? अभी देखिए, प्रशांत किशोर जी प्रयोग कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन हो जाए। हम के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, आपके घर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपा मांझी जी। निश्चित तौर पर आपके घर के भी, अगर आपकी शादी हुई है तो गृह विभाग तो उन्हीं के पास रहेगा। और सबके यहाँ घर में आपकी नहीं चलती है? सबके यहाँ, हमें एक नई बात, मेरी कहानी अलग नहीं है, सबकी एक ही कहानी। विधानसभा चुनाव में मांझी परिवार से और कोई नया आने वाला है? देखिए, इसका फैसला हमारे कार्यकर्ताओं को करना है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता चुनाव लड़े। कोई टिकट बिकेगा नहीं आपकी पार्टी में? अभी तक तो मेरे याद में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, और आगे का मैं क्या कर सकता हूं तो खुद आप लोग आकलन करें। कौन कौन पार्टियां बेचती है पता है ना आपको? मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, ना मेरी जानकारी इस तरह की। आपकी जानकारी भी नहीं है। आजकल चुनाव बहुत महंगा हो गया और सारी पार्टियां हेलीकॉप्टर मंगवा रही है। आपने हेलीकॉप्टर बुक करा लिया? नहीं, हम लोग भाई हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं हैं। हम लोग जमीन पर रहते हैं और संघर्ष करते हैं। गाड़ी से जाएंगे जी, और उससे ही जनता खुश रहती है। कितनी सीट तभी बताइए, आकलन लेके चले हो ना, कितनी सीट हमें चाहिए, इतना जीत पाएंगे हम लोग, तब इतना लक्ष्य को पाएगा? देखिए, जीतने की बात नहीं है। अगर किसी से भी पूछिएगा तो हम तो 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कितनी सीट, ये संख्या बड़ा ही मिस्टीरियस है। और जब तक वार्ता नहीं होती है, जब तक बातें नहीं होती है, बैठ के हम लोग बात नहीं करेंगे सब दल, तो इस पर कुछ कंक्लूजन पर आना, कुछ बात करना, हम समझते हैं कि गठबंधन धर्म के खिलाफ है। और मैं एक जिम्मेवार पद पर हूँ। ठीक है, कम हो या ज्यादा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित तौर पर देखिए, हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा सीट पर लड़े, सम्मान के साथ। सीटें कम हो या ज्यादा, नीतीश कुमार की पार्टी की हम बात कर रहे हैं। जेडीयू की सीटें ठीक है कम हो जाती हैं या ज्यादा होती हैं, किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री वही होंगे? पिछली बार भी आपने देखा है। पिछली बार सुशील मोदी थे, इस बार नहीं है। सुशील मोदी जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी थी। सुशील मोदी जी मंच से कहा था चाणक्य, मुझे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है, और जब एक कमिटमेंट है तो निश्चित। अमित शाह ने तो कहा ना कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। होता ही है, वो तो संवैधानिक परंपरा है। संवैधानिक परंपरा में विधायक दल का बैठक, लेकिन सब लोग सर्वमान्य नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी। और पिछली बार भी आपको नहीं पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार खुद कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, आपको ज्यादा सीट आया है, आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन सब विधायकों ने, विधायक मंडल के सभी नेता दल जितने भी थे, सबने बोला कि नहीं, आप मुख्यमंत्री बने। फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी बोला, माननीय मुख्यमंत्री तब जाके स्वीकार किए। तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी वो नाम है कि पद के पीछे नहीं भागते हैं, लोग उनको बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है, नेतृत्व क्षमता है, बिहार को विकास को आगे ले जाने के लिए उनके पास। बहुत बड़े नेताओं के कई पीए और पीएस होते हैं
जो यह सोचने लगते हैं कि मुझे भी राजनेता बन जाना है, मुझे भी चुनाव लड़ जाना है। आपके यहाँ कोई पीए और पीएस ऐसा नहीं ना जिन्हें आप टिकट देने जा रहे हैं? देखिए बहुत चर्चाएं रहती है मार्केट में। देखिए एक ऐसा कीचड़ है ना कि आप चाहे काजल की कोठरी कहे तो एक ऐसा नशा भी कह सकते हैं कि लोग दूर से ही बोतल के गंध देख करके ही नशा आ जाता है। हाँ। तो किस पर खुमार चढ़ जाएगा इसको कोई नहीं कहा जा सकता। किस पर खुमार? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आप आए। आगे भी हम लोग का संवाद जारी रहेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है, हम लोग लगातार मिलते ही रहेंगे।